एपी सिंह जी, एक लव एंगल नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा हो जाएगा क्या? अगर वो जासूस है, अगर वो स्पाई है, अगर वो टेररिस्ट आतंकवादी, आप उसे डबल फांसी दीजिए, मैं फांसी का फंदा खींचूंगा उसका। आपका जब भी जिक्र होगा, एपी सिंह का जब भी नाम आएगा तो निर्भया का नाम हमेशा आएगा। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस विक्टिम के साथ नहीं थी जिसकी माँ जस्टिस के लिए दुनिया भर में न्याय की गुहार लगा रही थी? देश भर पे सड़कों में लोग थे। आप ऐसे केसेस जब उठाते हैं तो आप ये डेलिबरेटली चूज करते हैं, कॉन्शियसली चूज करते हैं, या फिर ये कोई कोइंसिडेंस है, या फिर आप स्पेशली पिक करके चूज करते हैं ये वाला केस है, मैं यही उठाऊंगा? एक लड़की इतनी रात को एक लड़के के साथ अकेले क्या कर रही थी? रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है? फिर उस माँ पे जाओ। दूसरा, आपने आर्ग्यू किया कि ये रेपिस्ट कोई टेररिस्ट नहीं है। ये आतंकवादी नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, जेल में सुधर रहे हैं, जेल में संभल रहे हैं, अपना सुधार कर रहे हैं। तीसरा, कई बार उनकी हैंगिंग को आपने जुडिशियल किलिंग कहा। अगर आपकी बहन बेटी प्री मैरिटल रिलेशन बनाए, समझिए आप, मेरी आपने बहन कहा बेटी, मैं जिंदा जला देता हूं। हाँ, यस, बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। और उसका परिणाम होता रेप केस, उसका परिणाम होता पॉक्सो। कौन लगता है ये आप अपनी सोच किसी पर थोप रहे हैं? आपको क्या लगता है उस केस में वो दोषी थे? पहला सवाल मेरा आपसे। तंदूर कांड में उसको, बेटी को, वो भी हमारी बेटी थी, वो भी दिल्ली की बेटी थी, वो भी देश की बेटी थी, काट दी गई और काट के डाली गई, उसमें तंदूर में जलाई गई। तो वैलेंटाइन डे के बाद क्या होता है, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कितनी हमारी बहन बेटियां गर्भवती होती हैं, एबॉर्शन कराए जाते हैं। जो कपल बन के होटल में जा रही है 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 30 मिनट के, कह रहे हैं होटल में 1 घंटे के लिए कोई लड़की जा रही है, किसी के साथ जा रही है, उसकी पर्सनल चॉइस, पर्सनल लिबर्टी, उसका कंसेंट। जब आप रेप की बात करते हैं तो वहां कंसेंट और विल दोनों चीजें आ जाती हैं। क्या कोई ऐसा केस है जिसे लेने का आपको आज रिग्रेट होता हो? आज के भारत में जस्टिस सिर्फ कोर्टरूम्स का सब्जेक्ट नहीं रहा, वह हेडलाइंस में है, डिबेट्स में है और पब्लिक इमोशन का हिस्सा बन चुका है। और जब जस्टिस पब्लिक इमोशन से टकराता है तब कुछ लॉयर्स सिर्फ लीगल प्रोफेशनल्स नहीं रहते, वो सिंबल्स बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही लॉयर से जिनका नाम कंट्रोवर्शियल केसेस के साथ जोड़ा जाता है, चाहे निर्भया केस हो, हाथरस स्टैम्पिड हो या फिर सीमा हैदर केस, जहां उनके आर्ग्यूमेंट्स हमेशा विवाद का विषय बनी है। इस कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे उनके केसेस, उनकी सोच, लीगल सिस्टम के बदलते हुए डायनेमिक्स और उन कंट्रोवर्सीज की जो उनके साथ जुड़ी रही हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर और दी कंट्रोवर्शियल लॉयर डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर एपी सिंह जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो मेरे इंट्रोडक्शन में था, मैंने आपको बोला द कंट्रोवर्शियल लॉयर। क्यों लोग आपको द कंट्रोवर्शियल लॉयर के नाम से जानते हैं? वो आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए आप कि आप अभी भी सीमा हैदर क्यों बोले? क्यों बोले सीमा हैदर? कैसे सीमा हैदर? जब सीमा हैदर सनातन धर्म पाकिस्तान में ग्रहण कर चुकी, भारत में है, मीना समाज की है, उत्तर प्रदेश की बहू है, भारत की बहू है, कैसे आप बोले हैदर? ये बोलिए सीमा मीना, सीमा मीना, सीमा मीना। जब आप सीमा मीना बोलेंगे तब आपको कंट्रोवर्शियल में नहीं रहूंगा, और आप सीमा हैदर बोलेंगे तो आप कंट्रोवर्शियल बनाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पे। एपी सिंह जी, आपने सीमा हैदर के बारे में बोला कि वो सीमा हैदर नहीं है। मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूं, आपने बोला सीमा हैदर नहीं है, सीमा मीना है। लेकिन सोशल मीडिया यूज करती है सीमा हैदर। किसी भी जगह अगर मीना लिखा हो, किसी भी जगह कुछ ऐसी बात की हो, हर जगह सीमा हैदर है, हर जगह मेंशन्ड है सीमा हैदर। उनका सब में सीमा मीना है, लेकिन उनके नकली इतने अकाउंट बने हैं, फेक अकाउंट बने, वो उन लोगों के बने हैं। उनका सब जगह कागज लो, जितनी डिलीवरी हो रही हैं उनमें, मेडिकल डॉक्यूमेंट में, सब जगह सीमा मीना है। और सीमा मीना को, मीना समाज की बहू है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे सनातन संस्कृति में और हमारे राष्ट्रीय सभ्यता में जब बेटी ब्याही जाती है तो उसका कुल गोत्र सब पति से चलता है। बिल्कुल, पर क्या वो मानती है? क्या वो मानती हैं ये? वो मानती ना होती तो तुलसी को पूजा नहीं करती, सूर्यदेव को अर्घ नहीं देती, चंद्रमा को अर्घ नहीं देती, करवा चौथ नहीं करती, एपी सिंह को भैया दूज और रक्षाबंधन पे राखी और टीका नहीं करती। अगर वो करती हैं तो इसका मतलब वो सनातन धर्म की पूरी रीति। अगर वो ना करती होती तो उनके बच्चे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, अगर वो ना करती होती तो सुंदरकांड उनके यहाँ नहीं होता, अगर वो ना करती होती तो उनका गृह प्रवेश पूरी रीति रिवाज और परंपरा से नहीं होता, अगर वो ना करती होती तो लगातार जो भी गणेश चतुर्थी हो, जितने तीज हैं, जितने त्योहार हैं, जितनी परंपराएं हैं, उन सबको पूरी शिद्दत के साथ,
पूरी सभ्यता के साथ, पूरी संस्कृति के साथ जीवन में अपनाती हैं, उन्होंने अपने को जीवन में ढाला है, तो निश्चित तौर पर वो पूरी तरह से ढली हुई। पर एपी सिंह जी, एक लव एंगल नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं, लव एंगल हमारा है, सिक्योरिटी सरकार की है, प्रदेश की है। एनआईए जांच करे, डिफेंस मिनिस्ट्री जांच करे, होम मिनिस्ट्री जांच करे, ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट के 3 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 11 सिक्योरिटी एंगल लाइए, उसके प्यार की जांच करिए। अगर वो जासूस है, अगर वो स्पाई है, अगर वो टेररिस्ट आतंकवादी, आप उसे डबल फांसी दीजिए, मैं फांसी का फंदा खींचूंगा उसका। लेकिन अगर वो लैला मजनू के प्यार में, हीर रांझा, शीरी फरियाद, अगर वो उस इतिहास को चला रही है, तो उसे प्यार में शरणागति लीजिए, शरण में लीजिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध ने कहा था ये धरती गौतम बुद्ध की है, युद्ध नहीं शांति चाहिए हमें। तो हमारा ये एपी सिंह जी, आप इतने वरिष्ठ लॉयर हैं, आपके पास हर चीज के लिए तर्क होता है, लेकिन एक सीमा हैदर हो सकती है। लेकिन ऐसे तमाम केसेस, आज हम बात कर रहे हैं आपके केसेस के बारे में, आप सीमा हैदर की तो इधर बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपका जब भी जिक्र होगा, एपी सिंह का जब भी नाम आएगा, तो निर्भया का नाम हमेशा आएगा। इतने बड़े संवेदनशील केस में आप ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो कह रहा हूं, संवेदना थी ना जी, एक की मृत्यु हुई मैंने माना, लेकिन इधर 5 और 6 की मृत्यु मांग रहे थे लोग। जुवेनाइल को भी मांग रहे थे कि जुवेनाइल को भी एग्जीक्यूट किया जाए। तो लोगों की भावनाएं तो थी, ये भी तो थे, इनकी भी तो मां थी, इनकी भी तो बहन थी, इनका भी तो पिता था, ये भी तो भारत के नागरिक थे, ये भी तो देश के थे। पर ये लाइन भी तो कहीं ड्रॉ होनी चाहिए ना, जिस तरीके का हीनियस क्राइम उन्होंने किया है। हीनियस क्राइम सेलेक्ट होता है, कौन सा हीनियस क्राइम मीडिया ट्रायल हुआ, कौन सा हीनियस क्राइम मीडिया में नहीं पहुंचा। इस देश में कितने, इसी दिल्ली में, इसी देश की राजधानी में जेसिका लाल, उसके बाद दूसरा तंदूर कांड में उसको बेटी को, वो भी हमारी बेटी थी, वो भी दिल्ली की बेटी थी, वो भी देश की बेटी थी, वो भी हमारी बहन थी, वो भी हमारे परिवारों की थी, काट दी गई और काट के डाली गई, उसमें तंदूर में जलाई गई। निठारी कांड, निठारी बच्चों को, 18 बच्चों को वहां मार के मांस खींच कर नोचा गया। वो भी हमारे देश के बच्चे थे, उत्तर प्रदेश के बच्चे थे, इसी ग्रेटर नोएडा जहां आपका इतना भव्य स्टूडियो है, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वहां भी उस समय भी घटना हुई, लेकिन लोगों ने उसको कुछ तरह से लिया, बेइज्जत बरी। पर एपी सिंह जी, ये जो आप बता रहे हैं, ये तो आप एक दूसरे चीज़ों का एग्जाम्पल देकर उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करें। मेरा सीधा क्वेश्चन है कि जब निर्भया के साथ ऐसा कुछ होता है और उसके बाद एक समाज के प्रति टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी चीज़, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस विक्टिम के साथ नहीं थी जिसकी मां जस्टिस के लिए दुनिया भर में न्याय की गुहार लगा रही थी, देश भर पे सड़कों में लोग थे? मैंने उस तरह की उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गायत्री मिशन संस्थान परिवार, एक बड़ा परिवार, उसकी बेटी के साथ भी, उसकी कंप्लेंट के साथ हमने केस लड़ा उत्तराखंड में, और लड़ा नहीं, जीता, उनको भी न्याय दिलाया। बेटियों के केस भी लड़े, बेटियों को न्याय दिलाने के भी केस लड़े, लंबी फहरिस्त है। लेकिन वो कार्य जो हमारे पास केस आया, हमने उस केस को लड़ा, पूरी शिद्दत से लड़ा। 3 स्टेटमेंट्स है मेरे पास आपके लिए। आई नो ये बहुत लंबा पीछे का इतिहास है और बहुत लंबे समय से आप चीज़ों में हैं, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार, आप मेरे सामने हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक लड़की इतनी रात को एक लड़के के साथ अकेले क्या कर रही थी? दूसरा, आपने आर्ग्यू किया कि ये रेपिस्ट कोई टेररिस्ट नहीं है, जो कि ठीक है, टेक्निकल टर्म हो सकती है, बट टेररिस्ट जितना जघन्य अपराध उन्होंने किया था। तीसरा, कई बार उनकी हैंगिंग को आपने जुडिशियल किलिंग का। तो इन जैसी स्टेटमेंट्स को पब्लिक डोमेन में आकर जब आप कहते हैं, तो कितना टफ है ये? देखिए, टफ नहीं है, वो समाज को लोगों के लिए एक्सेप्ट करना कितना टफ है? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कर लेते तो आज महिलाओं का इतना झूठे केस दर्ज नहीं होते। आज आप देखिए, मैंने कहा था आपको, मैं पूरा बता रहा हूं कि यदि प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपकी बहन बेटी प्री मैरिटल रिलेशन बनाए, समझिए आप, मेरी बहन कहा मैं जिंदा जला देता हूं। हाँ, यस, मेरी बहन बेटी का पूछा गया, मैं, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी, उसके माता पिता, मेरे सास ससुर, उसके बच्चे की दादा दादी, हमारे माता पिता,
तो ये अगर प्री मैरिटल रिलेशन बनाए, अगर आप प्री मैरिटल रिलेशन को प्राथमिकता देना चाहते हैं और हमारे समाज में बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, और उसका परिणाम होता है रेप केस, उसका परिणाम होता है पॉक्सो, उसका परिणाम होता है डिमांड ऑफ, लाइन लग जाती झूठे केसों की। जब झूठे केसों की लाइन लगती है तो वो भी संभालना चाहिए। इस तरह की बात समाज में अगर चलेगा, हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी का देश रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देश रहा है। हमारे यहाँ सनी लियोनी को महत्वता नहीं दी जाती। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे उस संस्कार में, हमारे सनातन पद्धति में अगर नहीं है तो हम नहीं मानते हैं उसको, हमें नहीं अच्छा लगता है। किसी को अच्छा लगता हो, कोई शो करता है, कोई बुलाता है, मैं नहीं चाहता। आपको नहीं लगता ये आप अपनी सोच किसी पर थोप रहे हैं? जब सवाल पूछा जाएगा तो मेरी सोच उस जवाब में आएगी, और मैं उस राजपूत राजशाही परिवार से हूं कि मैं उसे नहीं पसंद करता। मेरे परिवार में नहीं हुआ, मेरे संस्कारों में नहीं हुआ, मेरे खानदान में ऐसा नहीं हुआ, तो मैं उसको कैसे पसंद करूं? चलिए, तो आपने विचारों की बात कर ली, लेकिन दूसरी चीज, ये रेपिस्ट कोई टेररिस्ट नहीं है, इसके बारे में क्या कहना? सच आज भी है। रेपिस्ट हमारे समाज का हिस्सा रहे, बच्चा था हमारे परिवार समाज का हिस्सा, हमारे परिवार में पैदा हुआ, हमारे समाज में पैदा हुआ, देश का मतदाता बना, राष्ट्र में रहा, ठीक, यहां काम किया, बड़ा। क्या परिस्थितियां थी, अगर हम उस पर भी आपके हिसाब से भी चर्चा करें, आपके सवाल की भी वकालत करें, तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिन्होंने उसे रेपिस्ट बना दिया? उसके पीछे क्या क्या कारण है, हमने उस पर चर्चा नहीं की। क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियां नहीं, क्या कारण रहे? अगर हम उस पर कारण रहेंगे तो हमें पोर्न साइट को देखना पड़ेगा। पोर्न साइट पर क्या क्या चल रहा है, पोर्न साइट पर क्या क्या परोसा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, देश की सबसे बड़ी अदालत में, कि पोर्न साइट जो बच्चों को मोबाइल फोन दिए जाते हैं, पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, लिखने के लिए, पोर्न साइट उन पर धड़ धड़ डिलीट खोलते ही चली आती हैं, लाइन लगा लेते हैं, और वो पढ़ रहे हैं। माता पिता महानगरों के कितने ध्यान देंगे, कितना मोबाइल फोन पे वॉच करेंगे, कितना घर में देखेंगे? अब वो देखते चले जाते हैं, समाज का स्तर गिरता चला जाता है। वो उससे नशा हमारे समाज में, देश में हमारी सरकार, माननीय गृह मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, अमित शाह जी, नशे के लिए उन्होंने अभियान चलाया है, नशा मुक्त समाज होना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं। और कितने, मैं आंकड़े बता रहा हूं, पर मैं आपकी बात समझ रहा हूं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बता रहा हूं, रेप के केस में पोर्न साइट, इस तरह की वीडियोस, फिल्म्स वो आती हैं, नशा आता है, ये बहुत आयत में पाया जाता है। आप जो बोल रहे हैं, आप उस कॉज के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो बात बिल्कुल जायज है, बट लेकिन उस कॉज को जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उनको थोड़ी ना डिफेंड करेंगे इस मामले से। आप ये बोल सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन इंप्रूव करनी चाहिए इंडिया में, ये बात बिल्कुल सही है। आपने बोला कि पॉर्न साइट्स और ये सारी चीजें हो सकता है, पर लेकिन उस चक्कर में आप रेपिस्ट को टेररिस्ट, मतलब ये किस तरीके का एंगल है, ये किस तरीके की चीज को हम मांग? इस देश में टेररिस्ट के लिए धड़ा खड़ा हुआ, टेररिस्ट को बचाने के लिए जेएनयू में लोग पहुंचे। माफ कीजिएगा, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, लेकिन वहां टेररिस्ट को बचाने के लिए तालियां पीटी गई, थालियां पीटी गई, आंदोलन हुआ। लेकिन ये भी तो हमारे देश के थे, इनमें भी तो दलित था, दलित की राजनीति की जाती है। राम सिंह और मुकेश दलित परिवार से आते थे, अक्षय ठाकुर राजपूत परिवार से था, विनय शर्मा ब्राह्मण परिवार से था, पवन गुप्ता बनिया समाज से था, और जो जुवेनाइल था इस्लाम को मानने वाला था, मुस्लिम समाज से था। तब लोगों ने ना धर्म की बात की, जो लोग आज धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उस जुवेनाइल को भी फांसी देने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। तब ना उसकी बात की कि ये तो इस्लाम से आता है, तब ना ब्राह्मण समाज की बात की गई, ना दलित समाज। आज दलित के लिए बहुत राजनीति होती है, लेकिन मुकेश और राम सिंह दोनों सगे भाई थे, उस समय लोगों ने नहीं बात की। मौका देखते हैं, जैसे जैसे वोट बैंक की राजनीति, राम सिंह देखते हैं लोग, राम सिंह और मुकेश को नहीं माना क्योंकि उनकी वोट बैंक नहीं थी। यही हाथरस रेप प्रकरण में, पीड़िता के साथ दलित की राजनीति होने लगी। वो केस में वो बता रहा हूं जो मैंने लड़ा, हाथरस रेप प्रकरण मैंने लड़ा, ट्रायल सीबीआई की कोर्ट में ट्रांसफर कराया, और 2 साल के अंदर 3 मुलजिमों को 22 बरी कराया। उसमें भी लोग फांसी की मांग करने लगे थे, उसमें भी मीडिया ट्रायल हुआ था। जबकि प्यार था, प्यार ना जाति देखता, ना धर्म देखता, ना क्षेत्र देखता, ना भाषा देखता, ना संप्रदाय देखता, ना गोरा देखता, ना काला देखता, ना अमीर देखता, ना गरीब देखता, ना हिंदू देखता, ना मुस्लिम देखता, ना सिख ईसाई जैन पारसी, कुछ नहीं। प्यार प्यार है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना। मेरा कई बार जब भी मैं आपके स्टेटमेंट्स देखता हूँ, आज मैं आपसे सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन पूछने का मन करता है, और वो ये है कि
आप ऐसे केसेस जब उठाते हैं तो आप ये डेलिबरेटली चूज करते हैं, कॉन्शियसली चूज करते हैं, या फिर ये कोई कोइंसिडेंस है, या फिर आप स्पेशली पिक करके चूज करते हैं ये वाला केस है मैं यही उठाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस देश का कहना बड़ी बात हो जाएगी। बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़े हाईलाइटेड, बड़े से बड़े केस का व्यक्ति, चाहे इस पक्ष हो चाहे उस पक्ष को, अगर हमारे ऑफिस पे आते हैं तो वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनका आधा दर्द दूर हो जाता है मुझसे मिलके कि अब मैं निश्चित तौर पर जीतूंगा। ये उनके अंदर का भाव होता है जब वो मिलते हैं। और जब आते हैं फिर मैं अपने समय की उपलब्धता देखता हूं, अपने हिसाब से देखता हूं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहुंचना होता है, करना होता है। जब किसी को एक वचन दे दो, विष दे दो, विश्वास नहीं दो। अब अगर आपने वचन दे दिया है उसका केस लड़ने का, तो हमें रातों में जाना पड़ेगा, दिन में करना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, भूख छोड़नी पड़ेगी, प्यास छोड़नी पड़ेगी, आराम छोड़नी पड़ेगी, परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे लिए वो क्लाइंट, मेरे लिए वो केस एक भगवान की तरह होता है। जैसे एक भगवान की सेवा करनी है, ऐसे मुझे अपने क्लाइंट की, अपने केस के लिए पैरवी करनी है। और यही न्याय की पराकाष्ठा है, यही न्याय की, चाहे फिर उसमें कोई डर हो। मेरी मां ने मुझे बचपन में सिखाया था, पढ़ता था तब याद दिलाई थी कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। वो चीज मुझे याद है, याद रहती है, और मैं उसके आधार पर करता हूं। फिर चाहे कोई धमकियां मिले, फिर चाहे मुझे कोई लोभ लालच मिले, चाहे प्रेशर मिले, चाहे दबाव मिले, सब एक तरफ। इस माथे पर मेरे माता पिता ने लिख दिया था, नॉट फॉर सेल, तो चलता है और उसी आधार पर लड़ता। आपने बोला क्लाइंट के लिए आप फिर कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं, पर क्या एक लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्लाइंट तक ही सीमित है? क्या उसकी सोसाइटी के टुवर्ड्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? पिक नहीं करते हैं वो कोई हमारे पास, तो जो जी, आपके पास आता है, बिल्कुल जो आता है उसके लिए मुझे करना पड़ता है। और ये गर्व की बात है मेरे लिए भी, क्लाइंट के लिए भी, देश की न्यायपालिका के लिए, देश की न्यायिक पद्धति के लिए। वकालत पे मैंने उस मुकाम तक पहुंचा हूं कि लोग जानते हैं कि अगर डॉक्टर एपी सिंह के पास केस है, या 28 साल का मेरा सुप्रीम कोर्ट का अनुभव है, लाइफ टाइम मेंबर का अनुभव है बार का, कि जब लड़ेंगे तो पूरा जोर लगा के लड़ेंगे। समाज हमारे लिए पहले है। वो एक्यूज भी तो समाज का ही है, वो भी तो समाज का हिस्सा है। आज जिन्हें आप बलात्कारी, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी की मां है, उनके पिता हैं, कोई भी हैं, वो लगातार हैं तो समाज के हिस्से, हैं तो समाज के टुकड़े रहे हैं, तो समाज के वो भी हिस्से हैं समाज के। हमें न्याय की पराकाष्ठा पर ले जाना है कि हमें न्याय मिलाना। जो दीवारों पे लिखा इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस न्याय की पद्धति को माननीय न्यायालय के सामने रखें। हमारे न्यायाधीश भी लगातार इसके लिए काम करते हैं, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, सब लगातार एक्स्ट्रा छुट्टियों में मैंने ऐसे न्यायाधीश देखे हैं, उनकी छुट्टियां ले ली लेकिन फिर भी अपने न्यायिक कार्य कर रहे हैं। 8-8 बजे तक दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट चलती है, तो सोचिए उनके ऑर्डर लिखे जाते हैं, फिर उनका स्टाफ कै बजे घर पे पहुंचता होगा, लेडीज स्टाफ। लेकिन हमारी न्याय की पद्धति को पूरा करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और शपथ पत्र। मैं एक लेमन्स की लैंग्वेज में पूछना चाहूँगा। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपको काफ़ी सारी लीगल टर्म्स की नॉलेज है और मुझे पता है आपके पास उसके हिसाब से उसके जवाब होते हैं। लेकिन मैं एक लेमन की लैंग्वेज में आपसे नॉर्मल मैन टू मैन एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है आज जो डिसीजन आया हुआ है, अब तो सारा केस खत्म है, वो दोषी थे, वो आपने भी माना होगा, आप उनकी जब मर्सी पिटीशन दी उस टाइम पे उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, आपको क्या लगता है उस केस में वो दोषी थे? पहला सवाल मेरा आपसे। पहला जवाब है कैटेगरिकल कन्विक्शन उसमें नहीं हुआ। ये पूरी देश और दुनिया जानती थी। क्या मुकेश और दूसरा भाई उसका राम सिंह, दोनों सगे भाई, मैं बता रहा हूं, आप टेक्निकल जा रहे हैं। भाई, मैं टेक्निकल, दोनों सगे भाई, बड़ा और छोटा भाई एक साथ कोई रेप कर सकते हैं? दोनों सगे भाई, एक बड़ा और छोटा, जुड़वा नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, दोनों सगे भाई कर, तो इसका मतलब कैटेगरिकल कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें। आज भी देश जान रहा है, इस बात को कहती है, ने भी इंटरव्यू लिया कहते हैं, और कि कैटेगरिकल कन्विक्शन नहीं हुआ। तो आप नहीं मानते हैं कि वो दोषी नहीं थे? नहीं थे, वो दोषी नहीं थे। सबका रोल नहीं था इकट्ठा। अगर पुलिस की थ्योरी भी देखें, पहले कहा गया 6, पहले कहा गया 5, फिर कहा गया बयान में 6, फिर हो गए 7, फिर 7 से नीचे आ गए 6 के बाद फिर एक की लोकेशन। आप सीडीआर को तो मानते हैं, मोबाइल की लोकेशन को तो मानते हैं, मोबाइल की लोकेशन, टिकट, ट्रेन अक्षय ठाकुर की औरंगाबाद बिहार की, पवन गुप्ता
म्यूजिकल सिस्टम कार्यक्रम में विनय शर्मा, तो मतलब आपको म्यूजिकल लगता है उनको कार्यक्रम में फ्रेम किया जो गया? थे, हाँ, वो सब मीडिया ट्रायल का प्रभाव था। 2026 में भी मीडिया AP ट्रायल और पॉलिटिकल सरकार चली गई साहब। शीला दीक्षित ने इतने खराब काम नहीं किए थे जो खुद चुनाव हार जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं समर्थक नहीं हूं, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन शीला दीक्षित जी ने ऐसे खराब काम नहीं किए थे कि दिल्ली में वो खुद चुनाव हार जाएं। और केजरीवाल जी उसके बाद उस सरकार को बनाया, और लास्ट मूवमेंट जब तीसरा चुनाव था तब भी केजरीवाल जी ने उस चुनाव को भुनाने का प्रयास किया, उस मुद्दे को, और पीड़िता की मां को इलेक्शन मीटिंग में बैठाला और बाकायदा सब दिखाने का प्रयास किया। चलिए वो तो चीजें हैं, हो गई, लेकिन राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक पक्ष से देखते हैं। उस समय भी सत्येंद्र जैन जो जेल में गए, डिजिटल साइन, डेथ वारंट पर डिजिटल साइन होके आते थे स्टेट होम मिनिस्टर के, कभी नहीं आए डिजिटल, बिना फाइल देखे, बिना मर्सी पिटीशन देखे कि आज ही करना है, आज ही करना है। अरे जब संविधान और कानून उन्हें जिंदा रखने का अधिकार देता था तब डेथ वारंट रुके। हमने कोई ब्रीफ केस देके किसी को या नोटों के कमरे भरकर हमने उन्हें नहीं रोका। हमने कानून के तहत, न्यायालय के तहत, संविधान के तहत, आईपीसी के तहत उनके डेथ वारंट 4 बार इतिहास में पहली बार हुआ, रोकने का काम किया। और फिर उसके बाद यह परिणाम हुआ कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल, उसी जेल में, गृह मंत्री भी उसी जेल में, वित्त मंत्री भी जेल में, उप मुख्यमंत्री भी जेल में, राज्यसभा सांसद भी जो जेल में, जो उस पर डिबेट किया करते थे, सब जेल में पहुंचे। उसी जेल, वही समय, वही टाइम, वही जगह, वही खाना, वही पानी, वही हवा, वही बिस्तर, वही जगह पहुंचे। वहां प्रकृति है, चलती रहती है। हाल ही में प्रेमानंद महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके ऊपर फिर आप भी आए और उससे एक बार फिर से कंट्रोवर्सी हुई। क्या था वो पूरा मामला? नहीं, वो बिल्कुल उनका सही। हमारे देश के संत चलते फिरते मंदिर हैं। मंदिर तो एक जगह स्थापित है। प्रेमानंद जी का कोई दुकान नहीं है, उनका कोई व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई सामान नहीं बेचते। आरोप लगा बाईकाट कर देंगे प्रेमानंद जी का। अरे कौन होते हो बाईकाट करने वाले? अगर उन्होंने बोला है, और उनकी आवाज खुद की नहीं है, उनके भक्तों ने जब उनके सामने समस्या रखी कि महाराज मेरी बेटी, मेरा बेटा ऐसा हो रहा है, बेटा बेटी तो समाज के अंग है, जब ऐसी स्थिति बन गई उनकी तो उन्होंने उसका जवाब दिया। ये सच्चाई है जो आज हो रहा है। प्रीमैरिटल रिलेशन आज की समस्या में यही है। अब क्या है, वैलेंटाइन डे, माता पिता दिवस कोई नहीं मनाता है। परम पूज्य संत आशाराम बापू जी ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन को माता पिता दिवस मनाया, मानते हैं, चलता है, कम लोग मानते हैं। लेकिन वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, तो अगर किसी को ये ब्लू डे, ब्लैक डे, व्हाइट डे, इतने डे चल पड़े हमारे देश में। अरे हमारे देश में भैया दूज, रक्षा बंधन होता था, हमारे देश में भाई बहन का रिश्ता था, इस तरह के इतने दिन चल गए। अगर आप वैलेंटाइन डे और इस पर ज्यादा बनाएंगे तो वैलेंटाइन डे के बाद क्या होता है, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा हूं। कितनी हमारी बहन बेटियां गर्भवती होती हैं, एबॉर्शन कराए जाते हैं, कितनी पिल्स दी जाती हैं, कितने रेप के केस आते हैं, कितने पॉक्सो के केस आते हैं। वही हमारा समाज है। बेटी भी हमारी थी जो कपल बन के होटल में जा रही है 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 30 मिनट के, वो भी हमारे समाज की बेटी है। वो भी बेटा हमारा है। फिर वो बेटा जेल जाता है, तिहाड़ जाता है, उसके परिवार वाले, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी चाची, उसकी ताई, उसकी दाई, उसकी मौसी, सब जेल के गेट पे खड़े होते हैं उससे मिलने के लिए। ये मेरा नाती है, मेरा पोता है, एपी सिंह जी, आप कह रहे हैं होटल में 1 घंटे के लिए कोई लड़की जा रही है, किसी के साथ जा रही है, उसकी पर्सनल चॉइस, पर्सनल लिबर्टी, उसका कंसेंट। जब आप रेप की बात करते हैं तो वहां कंसेंट और विल दोनों चीजें आ जाती हैं। बट अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, आप खुद, आप ऑब्वियसली, आप इतने बड़े जा रही हैं, ठीक है, तो आप उसकी पर्सनल चॉइस को कैसे रोक सकते हैं? मैं पर्सनल चॉइस नहीं कर रहा। वो पर्सनल चॉइस वहां पे खत्म हो जाती है जब उनमें ब्रेकअप होता है। जब ब्रेकअप होता है, क्यों? क्योंकि उसके रिलेशन दूसरे से हो गए, उसका जुड़ान दूसरे से होगा, उससे अटैचमेंट दूसरे। जब ब्रेकअप हुआ तो फिर रेप केस दर्ज हुआ, रेप केस हुआ तो दिल्ली को बलात्कारियों का शहर कहा गया। और जब बलात्कारियों का शहर कहा जाता है तो आप स्क्रीन पर चलाते हैं, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, वरिष्ठता के साथ देखा, गंभीरता के साथ देखा जाता है, राष्ट्रहित के लिए देखा जाता है। राष्ट्रहित तो सर्वप्रथम है, इसके हिसाब से देखा जाता है। जब उस स्क्रीन पर चलता दरिंदा गिरफ्तार हो गया, लेकिन वही दरिंदा जब 10 साल बाद, होस्टाइल होने के बाद, पैसे के लेन देन के बाद, कंप्रोमाइज होने के बाद बाइज्जत बरी होता है, तब आपकी खबर नहीं होती है। आप उस दिन साइलेंट हो जाते हैं। आपका उस दिन का ऑफिस
और न्यूज चैनल कुछ नहीं बोलता है। दूसरी नहीं, तरफ बिल्कुल की ऐसा खबर कुछ बोल नहीं है, हम बिल्कुल रिपोर्ट करते हैं हर चीज के लिए। नहीं, एपी नहीं, सिंह जी, सबकी बात है, आपकी नहीं, सबकी बात है, आपके लिए नहीं कर, हर एक की बात है, हर एक की बात है इसमें। अब चलते हैं हाथरस की तरफ। वहां पे आपने अक्यूज को डिफेंड किया और उनके परिवार से भी मिलने गए, उसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। नहीं, देखिए, हमारे पास अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, केंद्र सरकार में मंत्री रहे राजा मानवेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह तंवर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और कई करणी सेना महासभाएं, कई संगठन हमारे पास आए और कहा ये बहुत गलत हो रहा है, एक जाति को बना गया अपराधी, ये बोला गया राजपूत दरिंदे होते हैं। कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, कोई संप्रदाय नहीं दरिंदा होता है। अपराधी 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 होता है। अपराधी को जब आप धर्म से, जाति से, क्षेत्र से, भाषा, संप्रदाय, तो गलत होता है, तो दुख होता है, अच्छा नहीं होता। मैं पहुंचा वहां, लेके गए मुझे, वहां मिला परिवार वालों से। परिवार वालों के बिना स्थिति नहीं पता चलती। गांव वालों ने कहा, गांव वालों ने पूरी तरह से कहा, पूरी तरह निर्दोष है, कोई मतलब नहीं। और उसमें से एक लड़का तो दिल्ली में था, एक लड़की की 48 कॉल आ रही हैं, लड़के की 52 कॉल आ रही हैं। प्यार का मामला है, मोहब्बत का मामला है, जाति कहां से आ गई जाति लोगों में। पर्यटन स्थल बन गया, वहां लोग सब पहुंचने लगे, जातिगत लोग, पक्ष विपक्ष, योगी जी की सरकार के लिए कहने लगे। अरे उससे क्या मतलब, क्या लेना देना है उनका, लेकिन फिर भी लोग अपनी राजनीति करने लगे। वही लोग जो योगी जी के विरोध में थे, वही आरजी कर में उन्हें लड़की नहीं दिखी, उस कलकत्ता में आरजी कर में नहीं दिखी कि वो भी हमारी बेटी थी। जो योगी जी के विरोध में थे, वो राजस्थान में जब लड़की का, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्हें वो लड़की नहीं दिखी। कठुआ में उनको लड़की नहीं दिखी, गुड़िया दिल्ली की नहीं दिखी, कलकडुमा की। ये परसेप्शन बदलता है, कहां किसका विरोध करना है, कहां किस पर मौन रहना है, कहां किस पर चुप करना है, कहां किसके सवाल का जवाब नहीं देना है, कहां किस केस में बुला के मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ये गलत है। अपराधी अपराधी है, केस केस है। मीडिया ट्रायल केस की नेचुरलिटी को खो देता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मीडिया ट्रायल होने के बाद न्यायालय हो, मीडिया हो, राजनेता हो, सामाजिक संगठन हो, आम व्यक्ति हो, सब उससे प्रभावित होते हैं और वो नेचुरल जस्टिस नहीं होता है, प्राकृतिक का सिद्धांत खत्म हो जाता है। ये एलिगेशन तो लेकिन आप पे भी लग सकता है ना कि एपी सिंह जी सारे एंगल्स को तलाश लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट वो जो मेन क्राइम वाला एंगल हो जाता है उसको भूलकर बाकी सारे एंगल ले आते हैं कि किसी का जाति का आ गया, किसी का दूसरी चीजें आ गई, बट वो मेन केस क्यों भूल जाते हैं आप फिर कि वो जो कृत्य उन्होंने किया, कृत्य केस मैं भूल जाऊं तो इतने लोगों को बाइज्जत करा पाऊं। आप हाथरस में बाइज्जत बरी हुए ना, मानते आप? बाइज्जत बरी हुए, ट्रायल कोर्ट से 3 के 3 मुलजिम बाइज्जत बरी हुए। हाथरस भगदड़ हुआ, हाथरस भगदड़ वाला मामला हुआ, उसमें एसआईटी, हमने कहा एसआईटी बनाइए, जांच कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने दूसरे दिन तीसरे दिन आके एसआईटी की जांच करवाई और न्यायिक आयोग बनवाया। उसमें ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज, डीएम, आईएएस, आईपीएस सब रखे। न्यायिक आयोग ने जांच की और दूध का दूध पानी का पानी हुआ। और नारायण साकारहरि जी ने, भोले बाबा भी कहते हैं, उन्हें बाइज्जत बरी हुए, क्लीन चिट मिली। क्लीन चिट, कोई रोल नहीं था। यहां पे आपने फैसले का स्वागत किया। ये क्लीन चिट एसआईटी के द्वारा क्लीन चिट थी, ट्रायल कोर्ट के द्वारा थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा थी, और लोग सुप्रीम कोर्ट तक आए। हमने वो लड़ाई नारायण साकारहरि भोले बाबा की सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, और केवल लड़ी नहीं, जीती। वहां से भी उन्हें क्लीन चिट मिली, खत्म हुआ। ब्रजभूषण जी का केस, ब्रजभूषण सिंह बाहुबली सांसद, 6 बार के सांसद, उनकी पत्नी सांसद, वर्तमान उनका बेटा सांसद, विधायक, सब कुछ। लेकिन उन पर जब मीडिया ट्रायल किया गया 1 जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक, आपने देखा जंतर मंतर पर एफआईआर कराने थाने कोई नहीं गया कंप्लेनेंट, एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल नहीं गए, सीएडब्ल्यू सेल नहीं गए, कोर्ट नहीं गए, सीधे सीधे जंतर मंतर पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, टेंट, बैंड, माला, मंच, माइक लेकर आ गए। और वो केवल लड़ाई मैंने लड़ी, और लड़ी नहीं, जीती। ब्रजभूषण शरण जी को पटियाला हाउस कोर्ट के ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज गोमती मनोचा जी ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा के पॉक्सो का केस खत्म किया। पॉक्सो नहीं थी, पॉक्सो का आरोप लगाया गया, लेकिन कुछ दिनों तक ऐसा चलाया गया कि अगर कोई खुद की तस्वीर, फोटो देख ले फोन, उस पर, टीवी पर, और उनके परिवार
उनकी बहू, उनके नाती, उनके पोते, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार, उनके समधी, उनके ससुर, उनकी ननिहाल, उनकी ददियाल, उनके चुनाव के, उनके पदाधिकारी, उनके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, किसी ने नहीं देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की लड़ाई लड़कर पूरे देश में कुश्ती को, पहलवानों को वर्ल्ड पदक दिलाए और अपने तन का पैसा, तन मन धन लगाकर अपनी नंदिनी में वहां इतना बढ़िया वो कराते थे। विदेशी कोच बुलाए, ड्राई फ्रूट की गाड़ियां भर भर के जाती थी, गौशाला बनाई कि हम अपने पहलवानों को शुद्ध दूध, शुद्ध ड्राई फ्रूट खिलाएं और भारत का मस्तक ऊंचा करें। लेकिन जब बात आई तो सब चुप हो गए। और इतने ही नहीं चुप हो गए, जब किसान आंदोलन चल रहा था हरियाणा में, हरियाणा का किसान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी किसान बिल आए हुए थे। वो किसान बिल के मैंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, 3 दिन तक लगातार बहस हुई और किसान बिलों पर स्टे हुआ भारत सरकार के लगाए हुए। पहली बार ऐसे हुआ कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित, राज्यसभा, लोकसभा द्वारा हस्ताक्षरित किसान बिलों पर स्टे हुआ। हमने दिलाया, किसान बहुत खुश, हरियाणा पूरा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो सरकार ने खुद भी रोल बैक कर लिया था। बाद में मोदी जी ने दरिया दिल्ली दिखाई और वो बिल वापस ले लिए। लेकिन जब मैं ब्रजभूषण जी की लड़ाई लड़ रहा था तो कुछ लोग कहने लगे आप तो उनका साथ दे रहे। मैंने कहा मैंने तो किसानों का भी साथ दिया था, मैंने तो आपको भी स्टे, आपके तो सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ दिल्ली की सड़कों पे बीत गई थी, आपकी सड़कों पर तो पेड़ उगने लगे थे, इतना धरना प्रदर्शन आंदोलन तेज चला, लेकिन हमने तो वो भी लड़ाई। तो लोगों का परसेप्शन समय समय पर बदलता रहता है, उस पर इस तरह से बदलता रहता है। वही हरियाणा जहां के हमने पहलवानों के केस के अलावा साथ साथ आप पीटीआई टीचर्स की जब सरकार बदली, खट्टर जी की सरकार आई, तो उस समय 39 मतलब 4000 पीटीआई टीचर्स को हटा दिया गया हरियाणा के। हमने वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और लड़ी नहीं, जीती। किस आधार पर जीती? हमने कहा वही पीटीआई टीचर्स हैं जिनके बनाए हुए खिलाड़ी, जिनके दौड़ाए हुए खिलाड़ी, जिनके कबड्डी और कुश्ती खिलाए हुए लड़ाइयों ने, पहलवानों ने हमारे देश को बड़े बड़े पदक दिलाए, बड़े बड़े मेडल दिलाए। इन्हें नौकरी से मत हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी और उनकी नौकरी आज चल रही है। 4000 पीटीआई टीचर्स। अनुदेशक का मामला उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को शिक्षा, कहां तो कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरार, और कहां हमारे अनुदेशकों को निकाल के बाहर कर दिया जाता है। उनकी सैलरी कम, शिक्षा मित्रों की सैलरी कम। वो लड़ाई हमने केवल लड़ी नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगातार रुककर वहां केस लड़ा और लड़ा नहीं, जीता भी है। एक केस पे और आपका मैं व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा। बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। कुलदीप सिंह सेंगर के अभी बेल पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी और मैक्सिमम पब्लिक सेंटिमेंट ये है कि उसको वेलकम किया गया। आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर पे आरोप लगा, केस ट्रांसफर होकर सीबीआई में आया, सीबीआई ने साकेत कोर्ट में ट्रायल भेजा, ट्रायल हुआ, ट्रायल में कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन को मैं मान भी लूँ, मैं सच झूठ क्या है क्या नहीं है मैं उनके तथ्यों पे ना भी जाऊं, लेकिन कन्विक्शन हो गया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में आए। मैं दोनों पक्ष की बात करता हूं। अगर कुलदीप सिंह सेंगर की बात की जाए तो उनके बयान, जो कंप्लेंट, शिकायतकर्ता के बयान हैं, उसके बयानों में कंट्राडिक्शन। पहले का 12 बजे, फिर का 6 बजे, फिर का 8 बजे। पहली बार वो कुलदीप सेंगर अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में, 6 बजे वो दूसरी जगह। जब 8 बजे की घटना बताई गई, वहां से 18 किलोमीटर दूर कुलदीप सेंगर घटना स्थल पे हैं भी नहीं, वहां कोई मतलब नहीं, वहां उनका लेना नहीं देना नहीं। लेकिन फिर भी केस चला। कुलदीप सेंगर जेल में भेज दिए गए, कोई बात नहीं, हमें विश्वास है हमारी न्यायिक पद्धति, कानून पद्धति पे। अब दूसरा पक्ष क्या था? दूसरा पक्ष ये था कि उसके पिता पर झूठे केस लगा दिए। केस बहुत थे पिता पे, कोई मना नहीं कर सकता। पिता की मृत्यु हुई, ये भी सबको विदित है, सब कुछ हुआ, चाचा गिरफ्तार है जेल में, ये उनके आरोप है, वो उनके आरोप। लेकिन अगर कुलदीप सिंह सेंगर का केस सच या झूठ हम नहीं कहते, सच है, उनका डिफेंस है, उनकी बात है, कोर्ट को सुनी, कन्विक्शन हुआ। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दी, डिवीजन बेंच ने बेल दे दी, उसके बाद आंदोलन हो। आप डिवीजन बेंच जब तक सुन रही, आप खुश हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये नहीं चलेगा न्यायालय में। अगर कन्विक्शन किया, आपने माना, हमने भी माना, कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों ने भी माना, कुलदीप सेंगर ने भी माना, कोई मना नहीं। टेक्निकली आप इधर भी कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ गलत हुआ? नहीं, मैं कुलदीप सिंह सेंगर से फैसले के साथ, अगर डिवीजन बेंच का फैसला आ जाए और उसके बाद बाहर ये बोला जाए कि न्यायाधीशों ने 50 करोड़ रुपए ले लिए, बोला ही गया।
अगर ये बात चलेगी तो हमारे वो क्लाइंट क्या करेंगे जो दलित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं, पर वो क्या सोचेगा? जजमेंट का तो क्रिटिसिज्म आप भी करते हैं ना, जजमेंट का तो क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन मैंने कभी निर्भया में ये नहीं कहा मीडिया ट्रायल हुआ, पैसे पर ले आज लिए, आप किसी में इधर नहीं बैठकर लिए। आपने बोला कि आज भी आपको लगता है कि वो लोग दोषी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं बोलूंगा। लेकिन इस मामले में यह बोला जाए कि 50 करोड़ रुपए ले लिए गए, फिर हमारे देश की न्यायपालिका का क्या होगा, उनकी गरिमा का क्या होगा, उनके विश्वास का क्या होगा? जब छोटे से छोटा व्यक्ति कहीं लड़ाई होती है वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। इसका मतलब उसका न्यायपालिका पर, न्यायालय पर भरोसा है, विश्वास है। हमें उस विश्वास को बनाए रखना है, हमें उस भरोसे को बना के रखना है। और फिर बोला गया कि मैं फूलन देवी बन जाऊंगी। इसका मतलब क्या हुआ? 78 साल की आजादी के बाद हम फूलन देवी पैदा करते रहेंगे? मैं इसको थोड़ा फ्रेम करना चाहूंगा। आप बेसिकली कह रहे हैं हाई कोर्ट ने जब उनको बेल दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो आप उस डिसीजन को वेलकम ना करते हुए आप ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो पब्लिक ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल, पब्लिक ट्रायल नहीं, पब्लिक ट्रायल होता तो साकेत होता, हाई कोर्ट होता। तो अगर उसका इन्फ्लुएंस था उस डिसीजन में। अगर साकेत कोर्ट में या हाई कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर 4 बार एमएलए रहे, रिश्तेदार भी है, वोटर भी है, मतदाता भी, उनकी पत्नी भी, उनकी बेटियां, परिवार है। अगर उन्नाव के लोग, झांसी के लोग, जालौन के लोग, कानपुर के लोग, इलाहाबाद के लोग, वाराणसी के लोग, अयोध्या के लोग अगर आके धरना देने लगते साकेत में, तो क्या ठीक था? नहीं। क्या हाईकोर्ट में, डबल हाईकोर्ट में धरना देने लगते, प्रदर्शन करने लगते? नहीं ठीक था। लेकिन एक साजिश और षड्यंत्र के तहत राजनीतिक दल ने, मैं नाम लूंगा तो और कंट्रोवर्सी फैल जाएगी, एक राजनीतिक दल ने जो भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में है, उसको बैनर तले उसके कार्यकर्ताओं द्वारा, उसके पदाधिकारियों द्वारा, उसके पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जंतर मंतर पर धरना किया गया, प्रदर्शन किया गया, इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया गया। ये क्या दर्शाता है? जब आपका काम बन जाए, जब आपके कुलदीप सेंगर को सजा हो जाए, सत्यमेव जयते, और जब कुलदीप सेंगर को सिर्फ बेल मिल जाए, कंडीशनल बेल मिल जाए, 7.5 साल रहने के बाद जेल में कंडीशनल बेल मिल जाए, तब आप कहते हैं रिश्वत, भ्रष्टाचार, ये गलत हुआ, मैं फूलन देवी। अब फूलन देवी बनेंगी, फिर तो है तो सत्य नहीं, शेर सिंह राणा पर यह आरोपी लगाया गया फूलन देवी हत्याकांड, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर जब फूलन देवी पैदा होगी तो फिर शेर सिंह राणा भी पैदा होंगे। फिर ये क्या, हम किस समाज में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारी स्थिति है? वो तो नहीं होना चाहिए, वो तो उचित नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको आमंत्रित किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सूर्यकांत जी ने कहा कि हमारे दोनों जज दिल्ली हाई कोर्ट के देश के बुद्धिमान जजों में से एक हैं, लेकिन फिर उनके फैसले को बदला गया। आप कैपिटल पनिशमेंट के लगातार क्रिटिक रहे हैं, आप डेथ पेनल्टी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट में आता है। इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जीवन जो देता है वही ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। भगवान देता है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा देता है, तो वही ले तो ज्यादा अच्छा है। आप फैब्रिकेटेड चार्जशीट, फैब्रिकेटेड एविडेंस, फैब्रिकेटेड, सीएफएसएल की हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जो सीएफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ पाए सही। मेरा मानना है अगर किसी को डेथ पेनल्टी दे रहा है, माननीय न्यायालय कोर्ट दे रहा है, तो उसके बाद आपको उससे आपत्ति है? हाँ, बिल्कुल आपत्ति है। दुनिया के कई देशों में डेथ पेनल्टी खत्म कर दी गई, और कई देश ऐसे भी हैं कि जो एग्जाम्पल से, जहां एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कोई रेप करता है तो उसको टांग देते हैं ऊपर। हमारा देश तो अहिंसावादी है। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं। हमारा देश तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन मानता है। महात्मा गांधी ने कहा था फांसी की सजा हिंसा है, सरकारी हत्या है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो अभी 28 साल हुए वकालत किए, वो तो बैरिस्टर थे महात्मा गांधी, हमारे लॉयर्स फ्रेटर्निटी के सरताज थे। उन्होंने कहा, वो कह गए, विदेशों में पढ़ के कह गए कि ये सरकारी हिंसा है। और अब तो वो दिख जाती है, कई बार राजनीति उसमें आ जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है फांसी की सजा में। तो डेथ पेनल्टी समाज के लिए उचित नहीं है किसी तरह से। वरुण गांधी जी हमें बहुत अच्छा प्यार करते मिलते, वो भी हमारा बहुत साथ देते हैं, देश के कितने संगठन साथ देते हैं। फांसी की सजा अप्राकृतिक है, ये प्राकृतिक तौर पे नहीं है। फिर जो विक्टिम जिसके साथ इतना ब्रूटल क्राइम हुआ के साथ जेल रखिए, आप उसे सुधरने का मौका दीजिए।
रिहेबिलिटेशन कराइए, सुधारात्मक प्रक्रिया। जेल को फांसीगर नहीं बोला जाता है, फांसी दी जाती वहां, लेकिन फांसी कर नहीं। उसे क्या बोला जाता है, वहां क्या गाना चलता है, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आया, हे हरिहरंत तुम मुझे। इस मैली चादर को धो दो, इसको साफ कर दो अदालत के द्वारा, हमें मुख्य धारा में जोड़ लो। और मैंने इस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कि हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता, अपराध की धारा से उसे लाया जा सकता है। राजस्थान में आनंदपाल प्रकरण हुआ, बहुत बड़े इनाम घोषित कर दिए गए, जेल में उसे मारने के लिए बीकानेर की जेल में उस पर गोलियां चली, बीकानेर के सेंट्रल जेल में रिवॉल्वर पहुंचे, गोलियां पहुंची और उसको बचाने के चक्कर में उसका साथी बलबीर बड़ूदा मारा गया, उसकी हत्या हुई बीकानेर जेल। वो केस लड़ रहा हूं मैं, चल रहा। मैंने उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए सरेंडर की एप्लीकेशन लगाई, चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर को लगाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई। गृह मंत्री उस समय गुलाब चंद कटारिया जी थे, आज गवर्नर साहब हैं पंजाब चंडीगढ़, तो उनको लगाई। उन्होंने कहा हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, लेकिन उसी समय एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के तहत आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया, हत्या कर दी गई, सरकारी हत्या की गई, पूरी तरह से हत्या की, सबको दिखा। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रुका नहीं, मुख्य धारा में जोड़ने का। अनुराधा चौधरी, आपने विकास दुबे के एनकाउंटर को भी, हाँ, अनुराधा चौधरी लेडी डॉन बना दी गई, एक अच्छी खासी बीसीए छात्रा और बहुत अच्छे परिवार से जुड़ी हुई लड़की को बना दिया गया अनुराधा चौधरी लेडी डॉन, रिवॉल्वर क्वीन, 30 कारवाइन रानी बना दिया गया। मैंने उसमें भी संदीप काला जठेरी, आनंदपाल लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ के उसे भी बना दिया गया कुख्यात अपराधी। लेकिन मेरा प्रयास रुका नहीं, मैंने तिहाड़ जेल से, दुनिया के इतिहास में पहला अवसर है कि तिहाड़ की सेंट्रल जेल के सामने घोड़ी और बारात, जैसे बारात निकलती है वैसे पूरा बारात के सजी, घोड़ा पूरा बारात बैंड बाजा सजा, और वहां से निकलकर बारात अनुराधा चौधरी के यहां पहुंची और पूरी सरकारी व्यवस्था थी। पूरी दिल्ली पुलिस को धन्यवाद करता हूं, माननीय अदालत को धन्यवाद करता हूं, उन्होंने सहयोग किया और उनकी शादी हुई। जिन हाथों में लेडी क्वीन के रिवॉल्वर रहते थे, 30 कारवाइन चलती थी, जब उन हाथों में मेहंदी रखी गई अनुराधा चौधरी के और लिखा गया आई लव यू जानू संदीप जठेरी, तो दुनिया ने देखा और मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास किया। और मैंने उसके लिए एप्लीकेशन फिर लगाई, किसको प्रेगनेंसी हो, बच्चे हो, यह प्रोसेस भी होना चाहिए, क्योंकि कोई मुझे आज तक 28 साल की वकालत में, मेरे परिवार में सभी लोग वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कभी ऐसा नहीं कोई मिला क्रिमिनल जिसने कहा हो मैं अपने बच्चे को भी क्रिमिनल बनाना चाहता हूं। हार्डकोर क्रिमिनल ने भी कहा मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, लिखाना चाहता हूं, इस दुनिया से अलग हटाना चाहता हूं। सिंह साहब, मैं इस दुनिया से वापस नहीं आ सकता, अपराध की दुनिया से, लेकिन मेरे बच्चे को बना दीजिए। एपी सिंह जी, मैं देख रहा हूं, आपकी बातें सुन रहा हूं, हमेशा एपी सिंह को एक्यूज के राइट्स क्यों ज्यादा दिखते हैं, विक्टिम के राइट्स क्यों नहीं दिखते? और एक्यूज के भी राइट्स दिख रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर विक्टिम के राइट्स की बात आप क्यों नहीं करते? जिन जिन केसेस में आप जा रहे हैं उन विक्टिम्स की फैमिली के बारे में आप क्या कभी नहीं सोचते? क्योंकि देखिए, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन देश की जनता जानना चाहती है, जब वो सुनती है, जब वो इस टाइप की चीजें देखती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक सबसे सिंपल क्वेश्चन यह आता है कि क्या ये उस विक्टिम के बारे में कभी नहीं सोचते? हाथरस भगदड़ हुई, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 123-24 लोगों की मौत हुई। वो मरने वाले कौन थे? हमारे लोग। ये तो देखिए नारायण साकार। अब आपने निर्भया का केस का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? नहीं, निर्भया का कि मैं जिसकी तरफ से हूं उसी का तो दूंगा, मैं उसमें एक पक्ष में हूं, मैं इसमें सब पक्षों के लिए था। तो उनको भारत सरकार ने 2 लाख मृतक को दिए, केंद्र सरकार ने 2 लाख और राज्य सरकार ने 2 लाख मृतक को दिए। और मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस मंच पर अखिलेश यादव जी, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी 1 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के परिवार को दिए, 5 लाख रुपए मृतक के परिवार को मिले। तो हमने वो पक्ष देखा है, उस पक्ष मरने वाले हमारे, हमने बुलाए, 11 लोग हमारे आरोपी बनाए गए, मुलजिम बनाए गए, जेल गए, हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट से बेल कराई, हाथरस ट्रायल लड़ा, ट्रायल किया, वहां चार्जशीट फाइल हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ गया, सर्दी गर्मी बरसात में लगातार दिल्ली से वहां पहुंचा और ट्रायल किया। और उसके बाद जब आरोप लगे बाबा को गिरफ्तार करो, बाबा को जेल भेजो, तब दुख होता। मरने वाले हमारे, दरी हमने बिछाई, कालीन हमने बिछाई, टेंट हमने लगाया, पार्किंग हमने की, जल की व्यवस्था हमने की, भोजन की व्यवस्था हमने की, मंच हमने बनाया, माइक हमने बनाया। लेकिन हमारे लोगों पर ही, उन्हीं लोगों पर जिन्होंने मंच बनाया, माला लाए, माइक लाई, पार्किंग लाए, खाना बनाया, उन्होंने उन पर ही
हत्या का केस लगा दिया गया। कार्रवाई तो देखिए जो ऑर्गेनाइजर है उस पर होगी, अगर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं नहीं की। अब आप देखिए वेस्ट बंगाल में अभी आप देखिए लियोनेल मेसी आए थे और वहां पे जिस तरीके की भगदड़ मची, जिस तरीके से लोगों ने तोड़फोड़ करी, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर्स को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा और वही हुआ भी। तो उससे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन क्या थी? उसका कोई व्यापारिक था, इंटेंशन में मिसहैपनिंग भी तो हो सकती है। टिकट थे, उसका व्यापार था, उसका बिजनेस था, वो तो कि भक्ति आस्था श्रद्धा प्रतीक के थे। लेकिन फिर भी वहां राजनीति हुई। कुछ लोग कहने लगे कि नारायण साकार हरि जी दलित हैं, इनको रगड़ो, इन्होंने कैसे ठेकेदारी ले ली भक्ति की, कैसे ठेकेदारी ले ली आस्था की। क्या धर्म किसी जाति का गुलाम है? क्या धर्म आस्था श्रद्धा सनातन धर्म किसी जाति का गुलाम है? नहीं। अगर वो उनका जन्म उस समाज में हुआ, लेकिन संत का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। संत मानवता भाईचारे और भलाई के लिए करता है। और यही हरियाणा में संत रामपाल दास बरवाला कांड में हुआ। 9.5 मुकेश मैंने लड़ा और जीता। डेरा नारायण साकार हरि जी भोले बाबा का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, ये केस लड़ा और जीता। इसी तरह संत रामपाल जी बरवाला कांड, 950 लोगों पर देशद्रोह। सोचिए आप, हमारे संत संत रामपाल दास जी महाराज, हमारे भक्त, हमारे फॉलोअर, हमारा ही आश्रम, हमारे ही बुलाए लोग, हमारे लोगों पर 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। उनमें से 15 लोग नेपाल के थे। क्या नेपाल के नागरिक पर भी देशद्रोह लग सकता है? लगा गया। 18 बच्चों पर, जुवेनाइल थे, उन जुवेनाइल हमें सिद्ध करने में 1 साल लग गया कि जुवेनाइल हैं, ये बच्चे हैं, इनके सर्टिफिकेट देख लो, इनके बर्थ सर्टिफिकेट देख लो, इनका वेरिफिकेशन लगा लो। लेकिन मीडिया ट्रायल और सरकार का इतना प्रभाव हुआ कि उन 18 बच्चों को जुवेनाइल करने में हमें 1 साल लग गया। मेरे जैसे वकील को उन्हें जुवेनाइल से निकालने में 1 साल लग गया। सोचिए। तो और जबकि उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने तो सदैव भाईचारे की बात, मानव धर्म हमारा जीव हमारी जाति है, ये सारे कार्य किए, मानवता भाईचारे के भलाई के कार्य किए। दहेज रहित शादियां, नशा मुक्त समाज के संत रामपाल दास जी ने बरवाला में किया, पूरे देश में किया। उनके 250 से ज्यादा नामदान केंद्र हैं। और जब लोगों का कैसे परसेप्शन बदलता है, उस समय लोग विरोधी थे, लेकिन वही संत रामपाल दास जी के अनुयायी, जब हरियाणा पंजाब में बाढ़ आई, राजस्थान में बाढ़ आई, तो उनके फॉलोअर्स पंप लेके, मोटर लेके, पानी लेके उसको निकाल कर फसल करने में लग गए, अन्नपूर्णा योजना चलाने में लग गए, उनकी दवाइयां देने में लग गए, उनको राहत सामग्री देने में लग गए। तब संत रामपाल दास जी भगवान हो गए। तब भगवान है संत रामपाल दास जी। कार्य भगवान बनाते हैं और कार्यों के आधार पर आदमी भगवान बनता है। इसमें क्या गलत है? आप विमेन सेंट्रिक लॉज के मिसयूज की बात करते रहे हैं, तो मेरा इसमें आपसे क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम किस में है, लॉ में या फिर उसके एग्जीक्यूशन में? नहीं, उसके एग्जीक्यूशन में। लॉ में कभी प्रॉब्लम नहीं रही। हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान निर्माण जो कमेटी थी, पूरी समिति थी, आज उसमें भी झगड़ा पड़ जाता है, लेकिन पूरी समिति में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के सब प्रदेशों के लोग थे। कानून बहुत अच्छा बना, यद्यपि कि दूसरे देशों से लिया गया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। कारण क्या? इंप्लीमेंटेशन में। इस देश में कहां से शुरुआत होती है? डेरा सच्चा सौदा पर। राजनीति के तहत उन पर केस लगाया गया। एक ब्लड पंप चलाने वाले, ब्लड डोनेट करने वाले, लोगों को भोजन देने वाले, लोगों को राहत सामग्री दिलाने वाले, शिक्षण संस्थान चलाने वाले पर केवल डेरा सच्चा सौदा को हड़पने के लिए उस समय खट्टा सिंह ने, जो कि डेरा सच्चा सौदा के ही अंग थे, उन्होंने डेरा सच्चा तो सौदा को हड़पने के लिए परम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम जी इंसा पर वो केस लगाए रेप के, और उसके बाद मर्डर, ये कि ये जेल में ही रहे और खत्म हो जाए इनकी जिंदगी, डेरे को समझने। ये कारण है। वहां पर इंप्लीमेंटेशन गलत हुआ। कानून बना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट कोर्ट है। महिला कोई आइडेंटिटी आप स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, फोटो नहीं दिखा सकते, नाम नहीं दिखा सकते। महिला के लिए सब कुछ है। फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं है? पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं है? पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं है? पुरुष थाना क्यों नहीं है? पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है? पुरुष की आइडेंटिटी क्यों नहीं छिपा सकते? पुरुष के नाम को क्यों नहीं छिपाते, डिलीट करते हैं? उसका नाम क्यों उजागर करते हैं? अगर हमारा संविधान कहता दोनों बराबर है, महिला पुरुष दोनों बराबर हैं, बेटा बेटी कहा गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, होना चाहिए बेटा बेटी एक समान
कहता है हमारा संविधान। दोनों के लिए बात कीजिए, दोनों के लिए संघर्ष कीजिए, दोनों की सुरक्षा कीजिए, दोनों की शिकायत कीजिए, दोनों के दर्द को सोचिए, दोनों की पीड़ा को सोचिए। दोनों में मानव है, दोनों परिवार के हैं, दोनों समाज के हैं, दोनों हमारे समाज का हिस्सा हैं। फिर फर्क क्यों हो जाता है? ये इंप्लीमेंटेशन में गलती है। इसीलिए होना क्या चाहिए? फिर अगर महिला आयोग है, पुरुष आयोग बनाइए, पुरुष हेल्पलाइन बनाइए, पुरुष हेल्प डेस्क बनाइए, पुरुष थाना बनाइए, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। और मैं गर्व महसूस करता हूं, मेरे जो पुरुष आयोग बनाने की इतने दिनों की लड़ाई थी, इसी 6 दिसंबर को हमारे देश की लोकसभा में बिल रखा गया। वो बिल के आधार पर अगर 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद के शहीदी दिवस के रूप में मानी जाती है कुछ लोग विपक्षी, जबकि 6 दिसंबर को बाबर की बाबरी टूट गई और राम को राम का राज्य मिला। लेकिन 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब से जुड़ा है, तो 6 दिसंबर अब इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि हमारे मेन कमीशन का बिल कि पुरुष आयोग बने, उसका बिल संसद में पेश किया गया। आपने मेंस कमीशन की बात करी, वो एक वेलकम किया जा सकता है उसको, लेकिन आपने पूछा कि क्यों नहीं बनाया। किया जा सकता क्यों? मेन कमीशन होना क्यों नहीं चाहिए? नहीं बिल्कुल। मैं क्यों ना मानूं इंडिया टीवी और इंडिया टीवी से जुड़े हमारे देश के करोड़ों समर्थक, करोड़ों दर्शक और पूरा स्टाफ क्यों नहीं कहना चाहता है कि जब वुमेन कमीशन है तो मेन कमीशन भी होना चाहिए। मेन कमीशन होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपकी बात हो सकती है, बट लेकिन आपने इस पे क्वेश्चन उठाया कि विमेंस कमीशन है। आप एक बताइए, इस देश में कितने ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जहां महिलाओं के साथ गलत हो रहा है या फिर पुरुषों के साथ गलत हो रहा है? आप केसेस का एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट देखिए। अंडर रिपोर्टिंग की भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं एपी सिंह जी। ये तो ठीक है, हम मेट्रोपॉलिटन्स में देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, इन सारी जगहों पर रिपोर्ट हो रहे हैं केस, और कुछ जगह मैं मानता हूं आप ये भी बोलेंगे कि कुछ जगह फेक केसेस भी आ रहे हैं। बट आप क्या नहीं मानते कि इस देश के गांव में, इस देश के आदिवासी इलाकों में, इस देश के कितने ऐसे इलाके हैं जहां विमेंस के साथ जो क्राइम हो रहा है वो रिपोर्ट तक नहीं हो रहा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देश की, ये आपकी बात बिल्कुल सही भी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इस देश में महिलाएं अछूती हो गई हैं। महिलाएं अभी दहेज नहीं मांगा जा रहा, टॉर्चर नहीं किया जा रहा, मेंटेनेंस नहीं दी जा रही, उनके साथ बहु विवाह किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, महिलाओं की हत्या आज है, हो रही, अभी पूरी तरह से खत्म ये सब बनाया गया। लेकिन मेरा कहना कि ये है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अब समानता इसलिए उनके लिए कीजिए, जब महिला की हेल्पलाइन है तो एक पुरुष के लिए हेल्पलाइन जारी करिए। इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, ये रिपोर्टेड मैटर है। 150 से, जितनी देर में आपका ये पॉडकास्ट होगा उतनी देर में पुरुषों की हत्या हो चुकी होगी। वो पुरुष देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, ससुर हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। इस देश ने ऐसा नहीं है। अगर हमारी महिलाओं की हत्या को देखा है, अगर निर्भया केस देखा है, तो इस देश में बेंगलोर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इंजीनियर को भी मरते हुए देखा है, जो 1 घंटा 20 मिनट लाइव होके बोलता रहा, 20 पेज का सुसाइड नोट लिखता रहा और उसके बाद उसने आत्महत्या की। इस देश ने उसको देखा है, और केवल देखा नहीं, उसने लिखा था कि अगर मुझे न्याय ना मिल पाए कोर्ट से तो मेरी अस्थियों को उसी न्यायालय के सामने गटर में डाल देना, और अगर मुझे न्याय मिल जाए तो मेरी अस्थियों की हरिद्वार में प्रवाहित करता। इस देश ने देखा है मेरठ में कैसे मारने के लिए, अरे लंदन से बुला के आपको मारने के लिए, लंदन से आने जाने के खर्च में किसी एक व्यक्ति का पूरा जीवन चल सकता है। लेकिन वहां से बुलाया गया, उसे प्यार में बुलाया गया, जन्मदिन के लिए बुलाया गया, और उसको मारने के लिए नीला ड्रम आया। नीला ड्रम भी बदनाम हो गया था एक बार। बदरपुर आया, सीमेंट आया, रोड़ी आई, मिलाई गई, काटा गया उस पति को। वो भी किसी का पिता था, वो भी किसी का पति था, और वो भी किसी की मां का बेटा था, और किसी बहन का भाई था, वो भी किसी अपने भतीजे का चाचा था, वो भी किसी अपने साले का जीजा था, वो भी एक भारत का नागरिक था, उत्तर प्रदेश का नागरिक था। उसको काट काट के नीले ड्रम में बंद कर दिया गया, और काटने वाली हत्यारिन काट के शिमला में, हिमाचल में जाके डांस कर रही थी क्लब में। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था, वो भी बॉयफ्रेंड था, और उसके साथ किया। फिर उसी मेरठ में पति को मार के एक सांप लाया गया, सांप डाल दिया गया पति के साथ, मार के लोगों ने शोर मचाया, सांप ने काट लिया, मर गया। पुलिस आई, पुलिस को शक हुआ, परिवार को शक हुआ। जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने कहा, साहब आपके बेटे को, आपके भाई को नागिन ने नहीं काटा है, आपके घर की 2 पैर की नागिन ने काटा है,
और उसको मारा गया था और उसको दिखाना जा रहा था कि सांप ने काटा है। तो इस देश में ऐसा नहीं हुआ। मानव शर्मा, आगरा का मानव शर्मा, एक एयरफोर्स का अधिकारी, एक बहुत सहृदय, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, भारत की अस्मिता, भारत के राष्ट्र के लिए काम करने वाले एयरफोर्स के अधिकारी का इकलौता बेटा जिसका नाम मानव शर्मा, कितने विशालता के साथ, कितनी भव्यता के साथ उसने अपनी बेटी की शादी की होगी। मानव शर्मा अपनी बहन का इकलौता भाई था, राखी बांधता था, दौड़ा चलाता था बहन के लिए, भैया दूज पे दौड़ा चलाता था बहन के लिए। बहन बाहें पसार कर स्वागत करती थी, मेरा भैया आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। भांजे भांजी स्वागत करते थे, मेरा मामा आएगा। लेकिन उस मानव शर्मा की हत्या निकिता शर्मा द्वारा बॉम्बे में, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था, वहां से बुला के, ससुराल में बुला के, झूठी बात कह के बुला के पूरी रात टॉर्चर किया गया, पूरी रात हरेसमेंट किया गया, पूरी रात उसको टॉर्चर करके सुबह ऐसा कर दिया गया कि उसे मौत को गले लगाना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी, मरना पड़ा। और उसके बाद निकिता शर्मा जेल गई, परिवार के लोग जेल गए। ट्रायल चल रहा है आगरा कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मैंने वो लड़ाई लड़ी और अब उसकी बेल कैंसिलेशन निकिता शर्मा की सुप्रीम कोर्ट में मैंने लगा रखी है, फाइल की है, वो लड़ाई लड़ रहा हूं। इस देश में पुरुषों के लिए बात करना अपराध नहीं है, पुरुषों की बात आज होना चाहिए। चाहे केवल कुलदीप सेंगर विधायक हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी बाहुबली सांसद कह दिए गए, आनंद मोहन सिंह पर भी झूठे आरोप लगाए गए डीएम को हत्या के। ये झूठे आरोप लगाने का परसेप्शन मैंने देखा है। बिहार के आनंद मोहन सिंह, लवली आनंद जी उनकी धर्मपत्नी इस समय सांसद है, पहले भी रही, बेटा विधायक है, लेकिन राजनीति के लिए, मीडिया ट्रायल के लिए ऐसे नेताओं को, ऐसे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ती है, अपने पद की, अपनी पार्टी की, अपनी गरिमा की, अपनी देश के प्रति समर्पण की कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत उसे केस में जाकर, जेल में जाकर सजा होकर चुकानी पड़ती है। मेंस कमीशन की आपने बात करी, बिल्कुल मैं उसी में एक और क्वेश्चन आपसे ऐड करके पूछना चाहूंगा, क्या इसको ऐसे बनाया जा सकता है कि विमेन प्रोटेक्शन को डाइल्यूट करे बिना, ये पॉसिबल है कि विमेन प्रोटेक्शन को डाइल्यूट ना होना पड़े इसमें? नहीं, देखिए, क्योंकि ये प्रोसेस कैसे मैंने जो बना के दिया है, जो प्राइवेट बिल हमने बना के दिया है, उसमें सब कुछ एज इट इज है। अगर महिला पर झूठा केस साबित हो जाए, किसने दहेज का केस, मेंटेनेंस का केस, रेप का केस, पोक्सो का केस, गैंग रेप का केस, प्रॉपर्टी के लिए लगाया, पैसों के लिए लगाया, सैलरी के लिए लगाया, उसके मान सम्मान को लेने के लिए लगाया, उसकी नौकरी लेने के लिए लगाया, अगर झूठा साबित हो जाए तो उसकी भी वही दंड होना चाहिए, वही सजा होना चाहिए, वही जेल होना चाहिए जो पुरुष की होती है, जो आदमी की होती है, जो मैन की होती है। यह बराबरी आना चाहिए। इसमें बदलाव आया है। पहले क्या होता था, आप याद कीजिए, 498, 406 का केस दर्ज हुआ, भगदड़ मच गई, भागने लगे परिवार के लोग। अब जांच होती है, बाकायदा सब कुछ सवाल जवाब होते हैं, सारे तथ्य सबूत मांगे जाते हैं, सीधे सीधे अरेस्ट नहीं किया जाता है। रेप केसों में भी बेल मिलती है, एंटीसिपेटरी बेल भी मिलती है। अब उनमें सुधार हुआ है। आज मैंने कितने ऐसे केस हैं जिनमें पहले तो ये परसेप्शन था कि पुरुष ही खर्चा देगा महिला का, आज हमारे कितने ऐसे केसों में महिलाएं खर्चा दे रही हैं पतियों को, महिलाएं मेंटेन कर रही हैं ससुर को, महिलाएं अपना मेंटेनेंस के पैसे दे रही हैं पतियों को, दे रही है, चल रहा है। बहुत डिटेल से हमने आपसे इन सभी केसेस पे बात करी है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, यंग लॉयर्स आज आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका बिगेस्ट क्वेश्चन क्या होगा? जो यंग एस्पायरिंग लॉयर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि वो समझना चाहते हैं, आज हर इंसान आज की डेट में जस्टिस को समझना चाहता है और वो आगे उस तरीके से चीजों को परस्यू करना चाहता है। आज आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? बड़ा सवाल है। एक तो सबसे बड़ा सवाल है, आज की जो यूनिवर्सिटी हैं बहुत महंगी यूनिवर्सिटी हो गई हैं, व्यक्ति बहुत पैसे खर्च करके लॉयर बन पाता है। एक तो बड़ा सवाल ये, इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। ये हम न्याय की पद्धति को लागू करना चाहते हैं, जुडिशियल परसेप्शन, जुडिशियल रिफॉर्म को चाहते हैं, ये होना चाहिए, लेकिन हमें नीचे से शुरू कर। हमारे लॉयर ही तो जज बनते हैं, लॉयर ही तो न्यायाधीश बनते हैं, वही तो बनते हैं। तो ये परसेप्शन बदलना चाहिए। और हमारी माताजी ने बचपन में मुझे एक गीत सुनाया करती थी, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहविहीन को दो गृहदान, रोगी को औषधि का दान, विषधिग्रस्त को आश्रय दान, डरे हुए को अभय दान दो।
भूखे को अनाज का दान। ये पूजा के 12 फूल थे, 12 कार्य थे। मतलब उनका कहना था अगर पूजा के 12 फूल आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा पाएं ना जा पाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी के लिए आप डरे हुए को अभय दान दे दें। निर्भया में जब अक्षय ठाकुर की पत्नी मेरे माँ के पास आई थी एक 6 महीने के बच्चे को लेकर, और उसने कहा कैसे मैं करूं, क्या करूं, मेरी माँ ने कहा कोई बात नहीं, मेरा बेटा तुम्हारा केस लड़, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जल दान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रह विहीन को दो ग्रह दान, रोगी को औषधि। तो इस तरह से अगर आप 12 फूल करते हैं तो आप वकालत के उद्देश्य के साथ साथ उसे पूरा करते हैं। निडर होकर काम करें, निष्पक्षता पूर्वक काम करें, स्वार्थ फीस का रखें, लेकिन इससे अलग हटकर कभी भी ढुलकने का काम ना करें। आपके लिए क्लाइंट, कई बार क्या होता है, हमारे जूनियर कहते हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, जूनियर कहते हैं बल्कि चार्जशीट है, ट्रॉली में आई है चार्जशीट। मेरा कहना ऐसा नहीं है, ये बल्कि चार्जशीट आसानी से नहीं बन गई। इस चार्जशीट के बनने में, इस केसों को बनने में, इन कागजों को बनने में, इन फाइलों के वैल्यूम 1 2 3 4 5 6 7 8 बनने में, गट्ठर बनने में किसी महिला की चूड़ियां बिकी होंगी, किसी के मंगलसूत्र बिका होगा, किसी का खेत खलिहान बिका होगा, किसी की गाय भैंस बेच के, सब कुछ बेच के वो वकील साहब को देता है न्याय के लिए, न्याय की उम्मीद के लिए। तो उसकी आशा पर पानी नहीं फेरना है, उसके केस को अच्छी तरह लगाकर करके रखना है। ये हमारी आगे की न्याय की गरिमा को मानने की बात है। जिस तरीके का आपका लीगल करियर रहा है, क्या कोई ऐसा केस है जिसे लेने का आपको आज रिग्रेट होता हो इतने लंबे करियर में, कि इस केस को मुझे नहीं लेना चाहिए था? ऐसा तो लगता होगा कभी? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी, एक आरडी लाल का था, रतनदीप लाल का, उसमें क्या था, बाद में केस हमने लड़ा, बाद में कंप्रोमाइज हो गया, उनका दोनों लोगों का कंप्रोमाइज हुआ, कोर्ट के बाहर कंप्रोमाइज होगा। जज साहब इंतजार कर रहे, जो निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े हीरो हीरोइन आते थे वहां। तो उस दिन मुझे क्या हुआ, दोनों ने बाहर कंप्रोमाइज कर लिया, केस कोर्ट में रतनदीप लाल की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने कहा कहाँ है सिंह साहब, बाद में दबे जुबान में इधर उधर से आए, शायद उनका तो कंप्रोमाइज हो गया। तो मुझे लगा कि अगर कंप्रोमाइज करना है तो कोर्ट में आके करते, हमें बता के करते, न्यायाधीश के सामने करते। इसका मतलब न्यायालय क्या, हम क्या। कई बार ऐसा फिर होता है, लोग जब कर लेते हैं, काम हो गया तो उधर से निकल जाओ, इधर से तो वकील साहब आ रहे होंगे, उनसे बताना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। ये थैंकलेस जो जॉब की परिभाषा है कि थैंकलेस जॉब है वकालत, ये कुछ लोग कहते हैं हमसे, वकील इस बात को कहते हैं, कई बार लोग भूल जाते हैं उस एहसान को, तब अच्छा नहीं लगता, तब थोड़ा सा बुरा लगता। लेकिन गर्व होता है जब आरती यादव, अररिया की आरती यादव, छोटू यादव, बिहार का सीमा से पहले का लव अफेयर था, हमने वो केस लड़ा बिहार में, अररिया में जाके लड़ा, बागडोगरा एयरपोर्ट से जाता था अररिया, लड़ा। 2 साल के अंदर, कोई कल्पना नहीं कर सकता था बिहार का कि 2 साल के अंदर उसके सब परिवार वालों को सजा दिलाई, उम्र कैद की सजा दिलाई, जुर्माना हुआ, और पटना हाई कोर्ट ने भी उसको पूरी तरह से उसी जजमेंट को माना और उस प्यार की दास्ता को सामने आया। बाद में आरती यादव की, उसके भाई छोटू यादव के छोटे भाई से शादी हुई, परिवार खुशहाल है। तो परिवार इस तरह, पारिवारिक माहौल, लव अफेयर, इस तरह से उनका सुखांत हो तब तो ठीक लगता है, जब उस लव अफेयर का दुखांत होता है तब ठीक नहीं लगता। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, हिस्ट्री एपी सिंह को कैसे याद रखे, एक कंट्रोवर्शियल लॉयर के नाम से या फिर प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स के नाम से? प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स, न्याय दिलाने के लिए, देश के सभी तरह के लोगों के लिए, कटिबद्ध एडवोकेट के लिए, कटिबद्ध वकील के रूप में, अपने माता पिता का श्रवण कुमार इसके रूप में जाने, अपने बहन भाई का प्यारा, अपने परिवार का प्यारा, अपने मीडिया के लोगों के लिए लड़ने वाला। मनीष कश्यप बिहार का पत्रकार, उस पर केस लगा, हमने लड़ाई लड़ी, लोगों ने कहा वो तो यूट्यूबर है, हमने कहा हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्रकार का 1 हो 2 हो, वीकली हो, मंथली हो, मैगजीन हो, कुछ नहीं, अगर पत्रकार ठीक उसी तरह से होता है जैसे सूरज होता है, रोशनी देता है, विटामिन डी देता है, हमने वो उसका रासुका लगा दी गई, एनएसए लगा दी गई। उस समय सरकार ने, तेजस्वी यादव जी की सरकार थी, लेकिन वो लड़ाई लड़ी और जीती। और वो दौर भी हमने पत्रकारों के साथ देखा, पत्रकार मुझे याद रखते हैं, जब कोरोना चल रहा था, आप लोग प्रशासन की व्यवस्था को दिखा रहे थे, रेमडेसिविर नकली बिक रही थी, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, शमशान घाट के सामने लाइन लगी थी,
आप तो हिम्मत करके आपके रिपोर्टर्स वहां कवर कर रहे थे, शासन प्रशासन को जगाने का काम कर रहे थे, अलार्मिंग। प्रशासन ने क्या किया, पत्रकारों पे केस रजिस्टर करो, मुकदमे लगाओ, एफआईआर करो। हमारे पास व्हाट्सएप पे इतनी एफआईआर आ गई। उस समय सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन चल रही थी, शुरुआत हुई थी हाइब्रिड की। हमने वो चीजें रखी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और मैं धन्यवाद करता हूं सर्वोच्च न्यायालय का। उन्होंने सभी डीजीपीज को, प्रत्येक स्टेट के डीजीपीज को यह ऑर्डर दिया कि कोरोना काल के दौरान किसी भी पत्रकार पर कोई केस रजिस्टर हुआ हो, सभी केस खत्म किए जाएं, और उस आदेश का पालन हुआ। पत्रकारिता निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है, निस्वार्थ है, उसकी गरिमा रहनी चाहिए। एक छोटा सा हमारा सेगमेंट है वी सिंह जी, रैपिड फायर। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, 2 ऑप्शंस दूंगा, आपको सिर्फ ऑप्शन का नाम लेना है, आगे एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ एक वर्ड में देना है, बिकॉज इट इज रैपिड फायर। तो सबसे पहली चीज है, कंट्रोवर्सी बर्डन है या एडवांटेज? बर्डन है। जस्टिस डिलेड सिस्टम की मजबूरी या फेलियर? फेलियर। लॉ वर्सेस पब्लिक इमोशन, कौन जीत रहा है? लॉ दोनों। वर्सेस पब्लिक इमोशन। दोनों लोग, कभी किसी के हाथ में, कभी इस पग में, कभी उस पग में घुंघरू बजता है, कभी इधर से बजता है, कभी उधर से बजता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जस्टिस या ऑप्टिक्स? जस्टिस भी है, ऑप्टिक्स पे बोथ है, दोनों है। डेथ पेनल्टी डिटरेंस या रिवेंज? नहीं, डिटरेंस नहीं, रिवेंज है, रिवेंज है, बदला है। डेथ पेनल्टी इज रिवेंज। फ्री स्पीच, ऑनलाइन राइट या रिस्क? रिस्क है। पब्लिक आउटरीच, अकाउंटेबिलिटी या मॉब जस्टिस? मॉब जस्टिस है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। लॉयर्स इन मीडिया, अवेयरनेस या ओवररीच? ओवररीच। ओवररीच। ओवररीच, अवेयरनेस कुछ नहीं मिलती उससे, लोगों में यही भावना। आप भी आज मीडिया के साथ साथ बैठे हैं। नहीं, आपने बुलाया, हम बैठे हैं, लेकिन हम किस लिए बैठे हैं कि इस देश में जो नए, जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा, वो हमारा निर्भया केस भी आज पढ़ा जाता है। लॉ स्टूडेंट के लिए पढ़ते हैं, जजेस पढ़ते हैं, जुडिशरी में पढ़ा जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पढ़ते हैं, पुलिस कॉलेज में पढ़ाया जाता है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ा। हमने लॉ निर्भया केस में अनुच्छेद में कितने छेद हैं उनको सामने रखने का काम किया, ये चीज थी। एथिक्स, पर्सनल चॉइस या प्रोफेशनल ड्यूटी? पर्सनल चॉइस भी है, प्रोफेशनल ड्यूटी तो है ही है सबसे पहले, लेकिन पर्सनल चॉइस भी होनी चाहिए। एपी सिंह जी, कभी ऐसा हुआ हो कि कोई केस जो आपने लड़ा हो और आप सिस्टम से लड़ाई लड़ते हुए मौत के काफी करीब आ चुके हैं, या फिर आपको कोई पर्सनल थ्रेट हो गया है? रोज रहता हूं, हर समय रहता हूं। मैं समझता हूं कि जिंदगी देने का काम, लेने का काम ऊपर वाले का है। इसलिए बचपन की जो कहानी, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, या आपने हमारे एपिसोड के बीच में कही, लेकिन मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझना चाहूंगा, कोई ऐसी कहानी रही हो? हर समय रहता है। कोई ऐसा किस्सा केस के दौरान? वैसे तो मैं एक बचपन में कहानी सुना रहा हूं, पिताजी वाली, एक फैक्ट है, सच्चाई है। मैं पिताजी के साथ जा रहा था, अब तो वहां पिताजी ने पुल बनवा दिया, आंदोलन किया। धरनिगोही शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का है, हमारी रियासत थी छोटी सूथा, वहां तो नदी पहले नहीं थी, नाव देर में चली जाती थी, जब देर हो जाती थी नाव नहीं रहती थी तो नदी उतरना पड़ता था। पिताजी मुझे लेके गए, कपड़े बांध लिए, कपड़े रख के नदी पार कर रहे थे। नदी पार कर रहे तो मैं डूबने लगा, बिल्कुल मौत के करीब आ गया। उनसे लगा कि अब मैं मरने वाला हूं। लेकिन पिताजी ने मुझे सहारा देके साइड से उठा के कंधा, अपना भी सांस लेते रहे। मैं उन्हीं पे चढ़ बैठा, उन्हीं को दबा बैठा, कि मतलब ये लग रहा था कि तुम्हें दबा दूं और मैं बच जाऊं। तो जब बाहर निकल के गए, जब उधर हटके गए, तो बाद में मेरे पिता, मैं शर्मिंदा था कि मैं कर क्या रहा था। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए पिता को दबा रहा था, लेकिन पिताजी ने कहा यही जीवन है, यह भी एक शिक्षा है, स्वयं भी बचो, दूसरे को भी बचाओ। ये मैंने तुम्हारे साथ किया है नदी में डूबते समय बचाने के लिए। तो वो मौत के बिल्कुल करीब था, लेकिन फिर भी मुझे पिताजी ने बचाया। बाद में आंदोलन किया, मूवमेंट की, वो सब पुल बना दिए, निगोही, खुदागंज और वो तिलहर के सारे पुल बन गए। तो वो चीज़ें थी, सीखने को मुझे अवसर मिला। नेताजी सत्यपाल सिंह यादव शाहजहांपुर से होते थे, हमारे पिताजी के बहुत क्लोज थे। वो बोलते थे बचपन में, जैसे डीएम के यहाँ गए तो डीएम ने एक बार खड़ा नहीं हुआ, अधिकारी नहीं खड़ा हुआ, वो पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, इट इज नॉट डिफामेशन ऑफ सत्यपाल सिंह यादव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज डिफामेशन ऑफ ओनली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये उसका। तो इस तरह जीवन में सीखने की प्रक्रिया सदैव चलती रहनी चाहिए, सबको चलानी चाहिए। आज भी मैं चला रहा हूं, लेकिन जीवन और मृत्यु तो ऊपर देने वाला होता है, कोई है। आज की कॉन्वर्सेशन किसी को कंफर्टेबल फील कराने के लिए नहीं थी, बल्कि उन सवालों को रखने के लिए थी जो अक्सर सिटीजन्स के मन में रहते हैं पर खुलकर पूछे नहीं जाते।
डॉक्टर एपी सिंह, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं व्यूअर्स से पूछना चाहूंगा और उन व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, आज का डिस्कशन किसी एक लॉयर के बारे में नहीं था, बल्कि उस सिस्टम के बारे में है जिसमें हम सब जस्टिस ढूंढते हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।